2014 में देश में एक ऐसी सरकार आई जिसने वादे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन सत्ता मिलने के बाद वादों को जुमले बता दिया। हम यहाँ बात कर रहे हैं मोदी सरकार की, जिसने विकास रोजगार की बड़ी बड़ी बातें करके जनता को अपने पक्ष में किया था, लेकिन सत्ता हाथ में आते ही वो सभी वादे हवा में बह गए। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूँ स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली मोदी सरकार की। हालांकि विपक्ष समय समय पर केंद्र के झूठे वादों और दावों की पोल भी खोलता है और सरकार से सवाल भी पूछता है, लेकिन अपने अहंकार में खोई सत्ता का सुख भोग रही मोदी सरकार कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझती। खैर, यह मुद्दा तो देश के अंदर का है, लेकिन इस सरकार ने अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दुनिया के मुल्क भारत के अंदरूनी मामलों में टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों से कई सवाल पूछे जा रहे हैं, और यह सब हो रहा है भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ शुरू हुई एक मुहिम के चलते। सरकार का वादा था कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान होगी। हालांकि सरकार की बात सच तो साबित हुई है, लेकिन तारीफ के बजाय भारत की आलोचना हो रही है, और इसका कारण बना है कर्नाटक में उडुपी के एक स्कूल से उठा हिजाब विवाद। और अब यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे हर तरफ भारत की बदनामी हो रही है। इतना ही नहीं, अब इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की भी इस विवाद में एंट्री हो चुकी है। ओआईसी ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने संयुक्त राष्ट्र और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताते हुए ओआईसी ने भारत में चल रहे 5 राज्यों के चुनाव से पहले हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी उसका भी जिक्र किया, जहां कथित तौर पर हिंदू नेताओं और खुद को कथित रूप से धर्मगुरु कहने वाले लोगों ने मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया था और कई विवादित बयान दिए थे। लेकिन भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। साथ ही कर्नाटक में मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनने से रोकने और सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्रता पर भी चिंता जताई है। तो आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले देश में बुल्ली बाई ऐप का मामला भी सामने आया था। हालांकि ऐप बनाने वालों को पकड़ लिया गया, लेकिन ओआईसी का कहना है कि इस तरह के मामले एक खास समुदाय के साथ ही क्यों हो रहे हैं। वहीं कर्नाटक हिजाब विवाद पर केंद्र की चुप्पी भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते दिख रही है। ओआईसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुसलमानों और उनके धर्मस्थलों पर लगातार होते हमले, विभिन्न राज्यों में लाए जा रहे मुस्लिम विरोधी कानून और संरक्षण प्राप्त हिंदुत्व संगठनों के निराधार आरोप लगाकर लगातार मुसलमानों पर हमले इस बात का संकेत है कि दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। इसके अलावा ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, खासकर मानवाधिकार काउंसिल से इस बारे में जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है। संगठन ने भारत से अपील की है कि मुस्लिम आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें उनके जीवन जीने के तरीके को मानने की आजादी मिले। साथ ही ओआईसी ने भारत से यह भी आग्रह किया है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती अपराधों और हिंसा को अंजाम देने वालों को सजा सुनिश्चित हो। यानी ओआईसी का कहना है कि स्कूलों कॉलेजों में हिजाब पर बैन ना लगाया जाए। हाल के दिनों में भारत में हुई कई गतिविधियों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में खासी चर्चा हुई है। पहले हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की अपील, और उसके बाद एक ऐप बनाकर उस पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की कोशिश जैसी घटनाओं की तीखी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई है। जेनोसाइड वॉच नामक संस्था के संस्थापक ग्रेगरी स्टैंटन ने कहा कि उन्हें भारत में बड़े नरसंहार के पूर्व लक्षण नजर आ रहे हैं। स्टैंटन ने ही 1990 के दशक में रवांडा में नरसंहार की चेतावनी दी थी। भारत के बारे में ग्रेगरी स्टैंटन ने पिछले महीने अमेरिकी संसद को बताया, हम मानते हैं कि हरिद्वार में हुई बैठक का असली मकसद नरसंहार को भड़काना ही था। जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत नरसंहार को भड़काना एक अपराध है और भारत में भी ये गैर कानूनी है। कानून का पालन होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हिंसा के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है। स्टैंटन ने कहा, हरिद्वार की बैठक में मुसलमानों के खिलाफ जो भाषा प्रयोग की गई वो अल्पसंख्यक समुदाय का अमानवीयकरण की ओर संकेत देती है और ध्रुवीकरण पैदा करती है, जो नरसंहार के लिए हालात पैदा करते हैं। भारत में बढ़ती इस तरह की घटनाओं को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विचारक प्रोफेसर नोम चोम्स्की ने भी हाल ही भारत के हालात को चिंताजनक बताया था।
इंडियन अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें वीडियो संदेश देकर प्रोफेसर चॉम्स्की ने कहा था, इस्लामोफोबिया के लक्षण पूरे पश्चिम में बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में ये सबसे घातक रूप ले चुका है। दक्षिण एशिया में हालात खास तौर पर चिंताजनक हैं, लेकिन जो हो रहा है उसकी वजह से नहीं, बल्कि जो नहीं हो रही है उसकी वजह से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही इस मुद्दे पर चिंता जताई जा रही हो, लेकिन केंद्र सरकार को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। योगी सरकार हमेशा से दावा करती आई है कि देश में उसकी सरकार आने के बाद दंगे और अपराध खत्म हो गए हैं। साथ ही सरकार सभी समुदायों को साथ लेकर चलती है, लेकिन स्टैटिस्टा वेबसाइट के आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत में सितंबर 2015 से नवंबर 2019 के बीच नफरत के कारण हुए 902 अपराध दर्ज किए गए थे। इनमें से 619 दलितों के खिलाफ थे, जबकि 196 मामलों में पीड़ित मुसलमान थे। इतना ही नहीं, सरकार ने अपनी खामियों और कमियों को छुपाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में अपराधों के आंकड़े जुटाने वाली संस्था राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने 2017 के बाद से किसानों की आत्महत्याओं और धार्मिक हिंसा के आंकड़े जमा करना बंद कर दिया है। इसके अलावा नफरत के कारण होने वाले अपराधों का भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इस कारण ऐसे अपराधों का कोई सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जिससे सरकार की पोल ना खुल सके और उस पर पर्दा डला रहे। हालांकि केंद्र की ये कोशिश नाकाम नजर आ रही है, और सिर्फ भारत में ही नहीं, अब ये सभी मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुके हैं। हालांकि हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आ सका है। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनावों में फायदा लेने के लिए इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन ये मामला अब भारत तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दूसरे देशों ने भी इस मुद्दे में दखल देते हुए अपनी राय देना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब को लेकर उपजे तनाव पर अमेरिका ने कहा कि स्कूलों कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। धार्मिक कपड़ों की इजाजत देना है या नहीं, ये कर्नाटक सरकार को तय नहीं करना चाहिए। अमेरिका के अलावा इस मामले में पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई की भी एंट्री हुई। मलाला ने अपनी पोस्ट में लिखा, हिजाब पहनकर लड़कियों को कॉलेज जाने से रोकना भयावह है। महिलाओं के कम या ज्यादा कपड़े पहनने पर आपत्ति जताई जा रही है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। हालांकि भारत ने दूसरे देशों की एंट्री पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। वहीं अब इस मामले में जब ओआईसी की एंट्री हुई तो भारत ने उनके बयान पर ऐतराज जताया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने देखा है कि भारत से जुड़े एक मामले पर ओआईसी जनरल सेक्रेटेरिएट ने एक गुमराह करने वाला और अभिप्रेरित बयान दिया है। बागची ने कहा कि ओआईसी की सोच ही सांप्रदायिक है। उन्होंने कहा, भारत में समस्याओं को लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संवैधानिक तरीकों से देखा, समझा और समझाया जाता है। ओआईसी सेक्रेटेरिएट की सांप्रदायिक सोच इन मूल्यों को नहीं समझ सकती। ओआईसी पर अपने निहित उद्देश्यों से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले बदमाश तत्वों का कब्जा बना हुआ है। अब भले ही भारत ने तीखी प्रतिक्रिया देकर ओआईसी को जवाब दे दिया हो, लेकिन ऐसा करके सरकार सच्चाई पर पर्दा तो नहीं डाल सकती, क्योंकि सच्चाई सबके सामने है और यही कारण है कि भारत की पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ रही है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।